आग के रंग। एक ज़माने में जब मैं बरसरे रोज़गार था, मुझे हर हफ्ते खासी बाकायदगी से कई बार ठीक एक ही वक्त पर एक छोटे पुल से गुजरना पड़ता। उस वक्त तक प्योनोफ नामी पुल नहीं बना था और वहाँ आते जाते रहने की वजह से बास मजदूर और दूसरे आम लोग मुझे पहचानने और सलाम करने लगे। मगर एक बहुत खूबरू बिसातन, जिसकी दुकान पर दो फरिश्तों का निशान बना हुआ था, सबसे ज़्यादा बाकायदगी और एहतमाम के साथ सलाम करती। इन 5-6 महीनों के दौरान में जब मैं इधर से गुजरता, वो झुक कर आदाब बजा लाती और जब तक मैं नज़र से ओझल न हो जाता, मुझे देखती रहती। इस तर्ज अमल से मैं उसकी तरफ माइल होकर उसे नज़र मिलाने और तस्लीमात का जवाब देने का ख्याल रखने लगा। एक मर्तबा मैं मौसम सरमा के आखिर में घोड़े पर सवार फॉन्टेनब्लू से पेरिस आ रहा था, और जब मैंने घोड़ा पुल पर चढ़ाया तो वो अपनी दुकान के दरवाजे में आ खड़ी हुई और मैं पास से गुजरा तो बोली, आपकी खादिमा जनाब आली। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और कई बार मुड़कर देखने से मुझे पता चला कि वो दरवाजे से मज़ीद बाहर को झुकी हुई है, ताकि जब तक मुमकिन हो मुझे देखती ही रहे। मेरे पीछे मेरा नौकर और घुड़सवार कोचवान था। मेरा इरादा था कि बाज़ ख़वातीन के नाम खत देकर कोचवान को उसी शाम वापस फॉन्टेनब्लू भेज दूंगा। मैंने हुक्म दिया तो नौकर घोड़े से उतरकर नौजवान औरत के पास गया और मेरी तरफ से उससे कहा कि मैं मुलाहिज़ा कर चुका हूँ कि वो मुझे देखने और सलाम करने का कितना इश्तियाक रखती है, और ये कि अगर वो मुझसे ज़्यादा करीबी ताल्लुकात कायम रखने की आरज़ूमंद है तो कोई जगह तजवीज़ कर दे और मैं वहाँ हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। उसने मेरे नौकर को जवाब दिया, इससे ज़्यादा खुशगवार पैगाम और क्या होगा जो तुमने पहुँचाया। मैं ख़ुद तुम्हारे साहब की चुनी हुई किसी जगह आने को तैयार हूँ। जब हम आगे बढ़ गए तो मैंने नौकर से पूछा कि उसे किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ मैं उस औरत से मिल सकूँ। उसने जवाब दिया कि मैं उसे फ़लानी कुटनी के घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरा ये नौकर विलियम नामी कोर्तराई का रहने वाला बहुत ही मोहतात और बाउसूल शख्स वाक़ हुआ था, और उसने फ़ौरन ये भी कहा कि शहर में कहीं कहीं ताउन की वबा फैली हुई है और मरने वालों में चूँकि कमअस्ल और गलीज़ मर्दों औरतों के अलावा एक तबीब और एक बड़ा पादरी भी शामिल है, इसलिए वो ये मशवरा देगा कि मैं अपनी चादरें और गद्दे साथ ले जाऊँ। मैंने उसकी तजवीज़ मान ली और उसने वादा किया कि वो मेरे लिए बिस्तर अच्छी तरह बिछा देगा। घोड़े से उतरने से पहले मैंने मज़ीद कहा कि वो उस जगह एक ठीक ठाक सनिफची, तेज़ खुशबू वाले इत्र की छोटी शीशी, चंद एक केक और सेब भी ले जाए और कमरे को खूब अच्छी तरह गर्म कर देने का ख्याल भी रखे, क्योंकि जाड़ा इतना पड़ रहा था कि मेरे पाँव रकाबों में अकड़ कर रह गए थे और आसमान पर बर्फानी बादल छाए हुए थे। उस शाम जब मैं मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा तो मैंने एक बहुत हसीन नौजवान औरत को, जो कोई 20 बरस की होगी, बिस्तर पर बैठा पाया और कुटनी अपने सर और झुकी हुई कमर को काली शाल में लपेटे बज़ाहिर उसे किसी बात पर उकसा रही थी। दरवाज़ा नीम हुआ था और आतिशदान में बड़े बड़े ताज़ा कटे लट्ठे धड़ धड़ जल रहे थे। औरतों ने मेरी आहट न सुनी और मैं लम्हा भर दरवाजे में खड़ा रहा। नौजवान औरत की चौड़ी खुली हुई आंखें आग पर जमी हुई थीं। उसके सर की एक ही जुम्बिश से यूं लगा जैसे उसके और बुढ़िया डुड्डों के दरमियान काले कोस खायल हो गए। उस जुम्बिश से शबखाबी की छोटी सी टोपी से घने काले बालों की चंद लटें बाहर निकल आईं और फितरी घुंघरुओं में बल खाती हुई शाने और सीने के दरमियान कुर्ती पर बिखर गईं। उसने सब्ज़ ऊनी कपड़े का छोटा सा पेटीकोट और पाँव में चप्पल भी पहन रखे थे। उस लम्हे ज़रूर मैंने किसी आहट से अपनी वहाँ मौजूदगी उन पर जाहिर कर दी। उसने सर को यकलख्त हरकत देकर जो चेहरा मेरी तरफ किया, उस पर इंतज़ार की वजह से ऐसी वहशत छाई हुई थी कि तुंद खुई का गुमान हो सकता था, मगर परस्तारी की इस तजल्ली ने, जो उसकी चौड़ी खुली हुई आंखों से फूट और सुकूत ज़दा लबों से किसी गैर मराई शोले की तरह लपक रही थी, इस गुमान को दूर कर दिया। वो इतनी हसीन थी कि बयान नहीं हो सकता। बुढ़िया को फिलफौर कमरे से दफान कर दिया गया और मैं अपनी माशूका के साथ तन्हा रह गया। जब मैंने ये गैर मुतरक्किबा दौलत हाथ आने की सरखुशी में चंद एक गुस्ताखियाँ करने की जसारत की तो वो अपने बशरे और लतीफ़ धीमी आवाज़ से नाकाबिले बयान तौर पर इस्तराब आमेज़ इल्तिजा करती हुई झिझक कर मुझसे दूर हट गई। मगर अगले ही लम्हे उसकी बाहें फिर मेरे गिर्द थीं और उसकी ऊपर को देखती हुई अथाह आंखों ने, जो मुझ पर दबाव डाल रही थी, मुझे ज़ोर से गिरफ्त में लिया कि उसके होंठ और बाहें भी इतने ज़ोर से न भींच सकती थी। फिर ऐसा लगा जैसे वो दोबारा कुछ कहने के लिए जद्दोजहद कर रही हो, लेकिन उसके बोसों से थरथराते होठों पर कोई लफ्ज़ न आया और मुर्तइश गुलू से टूटी फूटी सिसकी से ज़्यादा वाज़ेह कोई सदा न निकली। अब सुनिए कि मैंने दिन का बेशतर हिस्सा मुंजमिश शाहराहों पर सवारी करने में गुजारा था। बाद अज़ां मैंने शाही महल के पेश दालान में बहुत ही नागवार और पुरतशद्दुद मंजर में हिस्सा लिया था और फिर बदमज़गी दूर करने के लिए शराब पी थी और बड़े ज़ोर शोर से दो दस्ती तेज़नी की मशक की थी। चुनांचे उस दिलकश और पुरस्रार जोखम के दौरान, जब मैं इस तरह लेटा हुआ था कि मुलायम बाहें मेरे गले में हमायल थीं
और मुअत्तर बाल मुझ पर बिखरे हुए थे। तकरीबन बेहोशी से मुशाबह थकान मुझ पर गालिब आ गई। थकान इतनी अचानक और मुकम्मल तौर पर हावी आ जाने वाली थी कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उस कमरे तक पहुंचा कैसे था। बल्कि एक लम्हे के लिए तो मैं उस औरत को, जिसका दिल मेरे दिल के इतने करीब धड़क रहा था, एक बिल्कुल ही दूसरी औरत समझ बैठा जिससे मैं पहले कभी वाकिफ था, और आन की आन में गहरी नींद सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात का अंधेरा बदस्तूर तारी था, लेकिन मैंने फौरन महसूस किया कि मेरी माशूका पहलू में न थी। मैंने सर उठाया और बुझते हुए अंगारों की मध्यम रोशनी में उसे खिड़की के करीब खड़े देखा। उसने एक झिलमिली खोल दी थी और उसमें से बाहर झांक रही थी। फिर वो मुड़ी। उसने देखा कि मैं जाग गया हूँ। मैं आज भी चश्मे तसव्वुर में उसे गिरे हुए बालों को हटाने के लिए बाएं हाथ की हथेली रुखसार तक लाते हुए दिख सकता हूँ, और कहा, अभी सवेरा नहीं हुआ, बहुत देर तक न होगा। सिर्फ उस वक्त मुझे वाकई पता चला कि वो कितनी बुलंद कामत और खूबसूरत है। मेरे लिए ये इंतज़ार भी मुश्किल हो गया कि वो अपने खुशनुमा दहक से लाल पाँवों से एक या दो लंबे अडवल कदम भरकर मेरे पहलू में आ जाए। आते आते वो आतिशदान तक गई, नीचे झुकी, सामने पड़े हुए आखिरी भारी लट्ठे को चमकीली नंगी बाहों में उठाया और अंगारों पर फेंक दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा शादमानी और शोलों से जगमगा रहा था। गुजरते गुजरते उसने मेज़ पर से एक सेब उठाया और फिर मेरी बाहों में आ गई। उसके आज़ा में अभी आग की ताज़ा हरारत रची हुई थी, और अगले लम्हे वो गोया उन कहीं ज़्यादा तुंद शोलों में पिघल गए जो उसके बदन में रवां दवां थे। दाएं हाथ से मुझे थाम कर उसने बाएं हाथ में पकड़े सेब में दांत कड़ो दिए। फिर उसे मेरे मुंह की तरफ यूं बढ़ाया जैसे फल पेश कर रही हो, अपना चेहरा पेश कर रही हो। आतिशदान में पड़े आखिरी लट्ठे से इतने ऊंचे शोले उठे कि बाकी लट्ठे मात हो गए। चिंगारियों की बौछार के साथ लट्ठे ने शोलों को अंदर खींचा और भी उन्हें तुंद लपट की शक्ल में उगल दिया, और आतिशदान की रोशनी हम पर इस तरह फैली जैसे कोई मौज दीवार से टकरा रही हो, और हमारी हमागोशी का साया दीवार पर झूंटे खाने लगा। बड़ा लट्ठा चटका। उसने अपने दिल से ताज़ा शोलों को परवान चढ़ाया जो नाचते हुए ऊपर उठते गए और दहकती हुई लाली के फव्वारों और तूमारों से जुल्मत को फरों कर दिया। फिर यकायक आग सर्द पड़ गई। ठंडी हवा के सांस ने किसी हाथ की तरह झिलमिली खोल कर नीलों से दाग दाग सुबह के भयानक भूरेपन को आश्कार कर दिया। ये जानकर के दिन आ पहुंचा है, हम उठ बैठे, मगर बाहर जो उजाला था वो दिन जैसा न था। ये दुनिया की बेदारी न थी, और मकान से बाहर जो चीज़ थी वो सड़क जैसी न थी। चीज़ों के बैरूनी खतूत मादूम थे। यह ऐसी कायनात थी जिसकी कोई शक्ल न थी, जो खाली थी, जहाँ सिर्फ बेशक्ल लाजमा चीज़ें चल फिर सकती थीं। कहीं दूर से किसी याद की तरह गिरजा के घंटे की टन सुनाई दी, और एक सीली सीली हवा जिसका दिन में कोई ठिकाना था न रात में कमरे में आने लगी। हत्ता कि हम दोनों कांपते हुए एक दूसरे से चिमट गए। वो पीछे को झुकी, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जम गईं, उसका गला थरथराया। कोई चीज़ उसके अंदर उभरी, होठों तक उमड़ आई, मगर कोई लफ्ज़ अदा न हुआ। कोई आह न निकली, कोई बोसा न लिया गया, बल्कि वो कोई ऐसी चीज़ थी जो नाज़ायदा इन तीनों से मुशाबह थी। बढ़ती हुई रोशनी में उसके चेहरे पर दौड़ने वाली बदलती कैफियत पहले से भी ज़्यादा कुछ कहती हुई मालूम होने लगी। अचानक बाहर सड़क पर घसटते कदमों की चाप और बोलने चालने की आवाज़ें खिड़की के इतने करीब आती गईं कि उसने झुककर अपना मुंह दीवार की तरफ मोड़ लिया। दो आदमी गुजरे। उनमें से एक ने जो छोटी सी लालटेन उठा रखी थी, उसकी रोशनी से लम्हे भर को कमरे में उजाला हो गया। दूसरा आदमी एक ठेला धकेल रहा था जिसके पहिए बोझ के मारे चूं चूं कर रहे थे। जब आदमी गुजर गए तो मैंने उठकर झिलमिली बंद कर दी और मोमबत्ती जलाई। अधखाया सेब अभी वहीं पड़ा था। हम दोनों ने मिलकर उसे खा लिया, और फिर मैंने पूछा कि क्या उससे एक बार और मिलना मुमकिन है, क्योंकि मुझे इतवार तक क़याम करना था और गुजरी रात जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात थी। उसने जवाब दिया कि वो यकीनन दोबारा मिलने की मुझसे भी ज़्यादा गर्मजोशी से मुतमन्नी है, लेकिन अगर मैं इतवार के बाद तक न ठहर सका तो वो मुझसे न मिल सकेगी। वजह यह थी कि वो मुझसे सिर्फ इतवार और पीर की दरमियानी रात को मिल सकती थी। मान मुझे कई रुकावटों का ख्याल आया और मैंने कोई उज़्र किया जिसे वो बग़ैर कुछ कहे सुनती रही, मगर उसकी आंखों में इंतहाई दर्दनाक सवाली कैफियत थी और चेहरे की मखमूम रोशनी तकरीबन भयानक नजर आने लगी थी। उसके बाद जाहिर है मुझे इतवार के बाद तक ठहरने का वादा करते ही बनी, और मैंने मज़ीद कहा कि इतवार की शाम को उसी जगह आ जाऊँगा। वो मुझे टकटकी बांध कर देखती रही और बिल्कुल करख्त और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मुझे बखूबी इल्म है कि मैंने तुम्हारी खातिर इस क़हवा खाने में कदम रखा है, मगर इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाने और कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब अगर मैंने ख़ुद को दोबारा यहाँ आने पर आमादा किया तो अपने आप को शहर की सबसे अदना और जलील तरीन औरत तस्वुर करूँगी। मैं यहाँ तुम्हारी खातिर आई कि मेरी नज़र में तुम वो सब कुछ हो जो तुम हो, तुम
बासों पैर हो कि दुनिया में तुम ही वो वाहिद इंसान हो जिसकी मौजूदगी इस घर को मेरी इज्जत आबरू का घर बना सकती थी। उसने घर कहा। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो कोई ज़्यादा पुरस्कारत लफ्ज़ कहने वाली थी। ये कहते हुए उसने दीवारों पर, पलंग पर, बिस्तर पर जो फिसल कर नीचे गिर गया था, ऐसी निगाह डाली कि उसकी आंखों से कौंधने वाली रोशनी के अंबार तले वो तमाम कमसल और बदसूरत चीज़ें यूं मालूम हुई जैसे हड़बड़ा कर दुम दबाए उससे दूर भाग रही हूँ। जैसे बदहाल कमरा एक लम्हे के लिए सचमुच बड़ा हो गया हो। फिर उसने ऐसी आवाज़ में जिसकी मुलायमत और वक़ार बयान नहीं हो सकता कहा, काश कि मुझे जिल्लत की मौत नसीब हो अगर मैं तुम्हारे या अपने शौहर के सिवा किसी मर्द से आशना हुई हूँ, या मैंने इस दुनिया में किसी और की ख्वाहिश की हो। और ज़रा सा आगे झुक कर वाह होठों के तनफ़ुस में अपनी सारी जान समोए, गोया किसी जवाब की मेरी तरफ से वफाकेशी की किसी यकीन दहानी की मुंतज़िर दिखाई दी। लेकिन चूंकि उसे मेरे चेहरे पर वो जज्बा नज़र न आया जिसकी उससे जुस्तजू थी, उसकी इश्तियाक भरी मुतलाशी सूरत पर उदासी छा गई। उसकी पलकें गिरीं और उठीं और चश्म ज़दन में वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने अपना माथा पूरे ज़ोर से झिलमिली पर टेक रखा था। उसका सारा बदन बेसदा लेकिन औलनाक तौर पर हैजानी अश्क बारिश इस तरह लरज़ रहा था कि मेरी गोयाई सुलभ हो गई और मैं उसे छूने की जुर्रत न कर सका। उसके दोनों हाथ बेजान से होकर ढीले लटक रहे थे। आखिरकार मैंने उसका एक हाथ थाम लिया और इंतहाई प्यार और लगाव जाहिर करने वाले जो लफ्ज़ मुझे आते थे बोलकर तवील कोशिश के बाद उसे तसल्ली देने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा फिर मेरी तरफ कर दिया और मुस्कुराहट रोशनी की तरह उसकी आंखों से उमड़ी और होठों के इर्द गिर्द खेलने लगी, जिससे उसके आंसू फिलफौर खुश्क हो गए और सारा चेहरा जगमगा उठा। वो क्या ही मज़ेदार तमाशा था जब उसने एक ही मौजू को अनगिनत बार तर्ज बदल बदल कर बयान करते हुए मुझसे दोबारा गुफ्तगू शुरू की। तुम मुझसे दोबारा मिलोगे, फिर मैं तुम्हें अपनी चची के घर में बुला लूँगी। और उसने अपने पहले जुमले को दर्जन भर मुख्तलिफ अंदाज से अदा किया, कभी शीरीं इसरार से, कभी झूठ मूठ तिफलाना बदगुमानी दिखाकर, कभी कान में इस तरह सरगोशी करके जैसे वो जुमला दुनिया का अजीम तरीन राज हो, कभी गर्दन ज़रा मोड़ के, कंधे झटक के और होंठ लटका कर जैसे मुलाकात का ये वादा इंतहाई मामूली बात हो, और आखिर में मुझसे चिमट कर मुंह उठाकर खिलखिलाते हुए चुमकार भरे लहजे में उसने चची के मकान की लंबी चौड़ी तफसील मुझे इस तरह बताई जैसे कोई माँ अपने बच्चे को, जिसे पहली मर्तबा नानबाई की दुकान तक अकेले जाना पड़ रहा हो, सड़क पार करने का तरीका समझा रही हो। फिर वो तन कर खड़ी हो गई, संजीदा नजर आने लगी और अपनी चमकीली आंखें इस शिद्दत से मुझ पर जमा दी कि उनके देखे से मुर्दे भी जी उठते, और कहने लगी, मैं 10 बजे से आधी रात तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, बल्कि आधी रात के बाद तक, बल्कि और भी बाद तक, और जीने की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खुला रहेगा। पहले एक छोटी गुलाम गर्दिश आएगी, तुम वहाँ हरगिज़ ना रुकना, क्योंकि मेरी चची के कमरे का दरवाज़ा वहीं खुलता है। फिर तुम्हें कोठे का जीना मिलेगा और मैं वहीं मौजूद होंगी। और फिर उसने आंखें इस तरह मूंद दी जैसे वो चुंधिया गई हूँ, सर झटक कर पीछे किया और बाहें फैलाकर मुझे आगोश में ले लिया, और लम्हा भर बाद पूरी तरह मलबूस, अजीब और संजीदा सी मेरी आगोश से कमरे से निकल कर चली गई कि दिन चढ़ चुका था। मैंने रवानगी की तैयारी की, चंद नौकरों को सामान देकर आगे भेज दिया। अगले दिन शाम को मुझे ऐसी शदीद बेचैनी ने सताया कि शाम की नमाज की घंटियाँ बजे देर न हुई थी कि मैंने अपने नौकर विलियम के हमरा वो छोटा पुल पार किया। विलियम को मैंने लालटेन साथ रखने की ममानियत कर दी थी ताकि मैं अपनी महबूबा से उसकी दुकान या किसी करीबी मकान में मिल सकूं, और कुछ नहीं तो अपनी मौजूदगी का कोई अता पता ही दे सकूं। वो मुझे इसके सिवा कोई उम्मीद न थी कि शायद उससे एक या दो बातें करने का मौका मिल जाए। लोगों की तवज्जो से बचने के लिए मैं पुल पर ठहर गया और मौके की देखभाल के लिए नौकर को आगे चलता किया। वो कुछ देर गायब रहा और जब लौटा तो चेहरे से वही मलाल और मायूसी जाहिर थी जिसके मानी हमेशा ही होते थे कि वो मेरा हुक्म बजा लाने से कासिर रहा। उसने कहा, दुकान तो बंद है और मालूम होता है अंदर कोई है भी नहीं। सच पूछिए तो सड़क से मिले हुए कमरों में कोई आदमी नजर नहीं आता, न किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सहन में पहुंचने के लिए एक ऊंची दीवार पर चढ़ना होगा और अंदर एक बड़ा सा कुत्ता हुर्रा रहा है, लेकिन अगले कमरों में से एक में रोशनी चल रही है और एक रखने से दुकान में झांकना मुमकिन है। को मैं समझता हूँ कि वो खाली पड़ी है। ये सुनकर मेरा वलवला सर्द हो गया और मैंने फ़ौरन घर की राह लेने का तहैया कर लिया। इसके बावजूद मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मकान के सामने से दोबारा गुजरा और मेरे नौकर ने इश्तियाक के मारे रखने से झांका जिससे रोशनी की बारीक लकीर बाहर आ रही थी, और ज़ेरे लब मुझे बताया कि औरत तो दुकान में नहीं मगर उसका शौहर है। मैं दुकानदार को देखने के लिए मुस्तरिब था। मुझे याद ना आ रहा था कि उसे कभी दुकान पर देखा हो, और कभी कभी सोचा करता था कि वो मोटा और बेहंगम होगा, और कभी ये ख्याल आता था कि सूखा साखा और बुढ़ा फूस होगा। जब मैं रखने के पास गया तो ये देखकर मेरे तहय्युर की इंतहा न रही कि उस आरास्ता पैरास्ता और चूबी हाशियों वाले कमरे में
ایک غیر معمولی طور پر قداور اور اچھی کاٹھی کا مرد ٹہل رہا تھا جو بلا شبہ مجھ سے سر بھر اونچا تھا، اور جب اس نے میری طرف منہ کیا تو مجھے ایک بہت سنجیدہ چہرہ نظر آیا۔ اس کی بھوری داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال آ گئے تھے، پیشانی تقریباً نادر رفت کی حامل تھی، اور اتنی کشادہ کمپٹیاں پہلے میں نے کسی انسان کی نہ دیکھی تھی۔ اگرچہ وہ کمرے میں بالکل تنہا تھا، اس کی آنکھوں کو قرار نہ تھا، ہونٹ ہل رہے تھے، اور جب وہ ٹہلتے ٹہلتے وقتاً فوقتاً رک کر کھڑا ہو جاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ کسی سے خیالی گفتگو میں مصروف ہے۔ ایک دفعہ اس نے ہاتھ ہلا کر اشارہ بھی کیا، جیسے کسی اعتراض کو نیم شفقت آمیز تحکم کے ساتھ رد کر رہا ہو۔ اس کی حرکت سے سہل انگاری اور تقریباً تحقیر آمیز نخوت نمایاں تھی، اور اسے کمرے میں اکیلے چہل قدمی کرتے دیکھ کر میں ایک بہت نامی گرامی قیدی کو واضح طور پر یاد کیے بغیر نہ رہ سکا، جو بلوئے قلعے کے مینار کے حجرے میں قید ہونے کے دوران میری ہی تحویل میں تھا۔ میں اس وقت شاہی ملازم تھا۔ یہ مشابہت اور بھی زیادہ جالب توجہ ہو گئی جب اس مرد نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور اوپر اٹھی ہوئی انگلیوں پر تیز بلکہ خشونت آمیز نظر ڈالی۔ یہ قریب قریب وہی حرکت تھی جو میں نے اکثر اپنے عالی منزلت قیدی کو کرتے دیکھا تھا۔ ایسا وہ ایک انگوٹھی کو دیکھنے کے لیے کرتا تھا جو اس نے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں پہن رکھی تھی اور جسے وہ کبھی اتارتا نہ تھا۔ پھر وہ مرد کمرے میں رکھی میز کے قریب آیا، پانی سے بھرے گول شیشے کو کھسکا کر موم بتی کے سامنے کر دیا اور دونوں ہاتھوں کو انگلیاں پھیلا کر روشنی کے دائرے میں لایا۔ معلوم ہوتا تھا وہ اپنے ناخنوں کا معائنہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی اور مجھے آزردہ اور طیش آلود حسد کے ٹھس احساس میں مبتلا چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ آزردگی اور حسد کی وجہ یہ کہ اس کی بیوی کی طلب میرے اندر بتدریج سر اٹھا رہی تھی، کسی پھیلتی ہوئی آگ کی طرح راہ میں حائل چیزوں کی مدد سے زور پکڑ رہی تھی، اور حیران کن انداز میں اس غیر متوقع نظارے سے اور برف کے ہر اس گالے سے جو سیلی ہوا سے اڑ اڑ کر میرے بھووں اور رخساروں پر یکے بعد دیگرے لٹک اور پگھل رہے تھے، بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اگلا دن کاہلی میں گزارا۔ میں اس قابل نہ تھا کہ ذہن کو کسی چیز پر مرکوز کر سکوں۔ ایک گھوڑا خریدا جس کی مجھے کوئی خواہش نہ تھی۔ ڈنر کے بعد ڈیوک دے نیمور کو سلام کرنے گیا اور وہاں کچھ وقت تاش کھیلنے اور انتہائی احمقانہ اور ناخوشگوار گفتگو جو تصور میں آ سکتی ہے سننے میں برباد کیا۔ یہ گفتگو تمام تر طاعون کے متعلق تھی جو بڑی تیزی سے شہر میں پھیل رہا تھا۔ چنانچہ لاشوں کو جلد از جلد دفنانے اور اس کمرے میں جہاں کسی کی موت واقع ہوئی ہو بھوس کی آگ جلا کر وبائی انجروں کو دور کرنے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ کے سوا ان بھلے آدمیوں نے کوئی بات کر کے نہ دی۔ لیکن میری رائے میں سب سے بدھو شاندو کا بڑا پادری لگ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فربا اور خوش مزاج تو وہ تھا، مگر ایک آنکھ اپنے ناخنوں پر جمائے رہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ان پر اس مشکوک نیلاہٹ کے آثار تو نظر نہیں آ رہے جو بالعموم طاعون کی پہلی علامت ہوتے تھے۔ ان تمام باتوں سے متنفر ہو کر میں جلدی گھر چلا گیا اور بستر پر جا لیٹا، مگر نیند نہ آئی۔ بے صبری کے مارے میں نے دوبارہ کپڑے پہن لیے اور تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو جا کر اپنی محبوبہ سے ملتا ہوں، چاہے مجھے اور میرے آدمیوں کو زبردستی گھر میں داخل ہونا پڑے۔ میں نوکروں کو آواز دینے کھڑکی تک گیا۔ رات کی برفانی ہوا سے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے اور مجھے احساس ہوا کہ میرے منصوبے کی بدولت یہ سارا قصہ یقیناً ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کپڑے پہنے پہنے میں نے خود کو پلنگ پر گرا دیا اور آخر سو گیا۔ میں نے اتوار کا دن بھی اسی طور سے گزارا حتیٰ کہ شام ہو گئی اور میں بتائی ہوئی سڑک پر مقررہ وقت سے کہیں پہلے پہنچ گیا، لیکن دل پر جبر کر کے قریب کی ایک گلی میں 10 بجے تک ٹہلتا رہا۔ پھر میں نے جلد ہی اس کے بتائے ہوئے مکان اور دروازے کو ڈھونڈ لیا۔ اس کے قول کے مطابق دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے بعد غلام گردش اور زینہ واقع تھا، لیکن زینے کے اوپر جو دوسرا دروازہ تھا وہ بند تھا۔ البتہ روشنی کی باریک لکیر باہر آ رہی تھی، سو وہ اندر موجود اور منتظر تھی۔ شاید دروازے کے ادھر اسی طرح کان لگائے ہوئے تھی جیسے میں دروازے کے ادھر کان لگائے کھڑا تھا۔ میں نے ناخن سے کواڑ کو کھرچا، پھر میں نے اندر ایسی آہٹ سنی جو ننگے پاؤں گھسٹ گھسٹ کر لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی آواز سے مشابہ تھی۔ ذرا دیر تو میں دم سادے کھڑا رہا، اس کے بعد دوبارہ کواڑ کو کھٹکھٹایا، لیکن ایک مرد کی آواز نے جواب میں پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ میں کوئی آواز نکالے بغیر دروازے کے سائے میں پیچھے کو دبک گیا۔ دروازہ بدستور بند رہا اور میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہوا زینے سے اتر کر نیچے پہنچا اور پھر غلام گردش سے ہوتا ہوا کھلی ہوا میں نکل گیا اور بے صبری کے عالم میں کھویا کھویا 1 یا 2 سڑکوں تک ٹہلتا چلا گیا۔ میں نے دانت بھینچ رکھے تھے اور میری کنپٹیاں پھڑک رہی تھیں۔ آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں مکان کی طرف لوٹا۔ میرا فوراً اندر جانے کا ارادہ نہ تھا۔ مجھے احساس ہوا بلکہ یقین سا ہو چلا کہ وہ شوہر کو کہیں بھیج دے گی، وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے ضرور کامیاب ہونا چاہیے اور پھر میرے لیے فی الفور اس کے پاس پہنچ جانا ممکن ہوگا۔ سڑک تنگ تھی، اس کے ایک طرف مکانات نہیں تھے بلکہ ایک کانوینٹ کے باغ کی دیوار تھی۔
मैं उस दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और सड़क की दूसरी जानिब से यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि उसके कमरे की खिड़की कौन सी है। यकायक दूसरी मंजिल पर एक खुली हुई खिड़की में रोशनी सी भड़की और बुझ गई। वो बीता हुआ सारा मंजर मेरी आंखों में घूम गया। उसने जैसे उस रात की तरह एक बड़ा लट्ठा आतिशदान में फेंका हो, उसी रात की तरह वो कमरे के बीच में खड़ी हो, सरापे पर आग की दहक छाई हुई हो, या बिस्तर पर बैठी कान लगाए मुंतजर हो। मैं उसे दरवाजे में खड़े होकर देखूंगा और उसकी गर्दन और कंधों का साया उस गैर मरई मौज में दीवार पर चढ़ उतर रहा होगा। मैं इतने में गुलाम गर्दिश में पहुंच भी चुका था, सीढ़ियां चढ़ रहा था, दरवाज़ा खुल चुका था, उसके अध खुले कबाड़ों से झिलमिलाती रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने दरवाजे के कब्जे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ऐसा लगा जैसे मैं कई आदमियों को अंदर बोलते चालते और चलते फिरते सुन सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने कानों पर यकीन न आया और मैंने सोचा कि गर्दन और कनपटियों में खून की तेज़ गर्दिश और अंदर कमरे में भड़कती आग की वजह से ऐसा मालूम हो रहा है। उस रात भी आग बहुत पुरशोर अंदाज में जल रही थी। मेरा हाथ अभी दरवाजे के कब्जे पर था कि मुझ पर वाकई ये इंकशाफ हुआ कि कमरे में लोग मौजूद हैं, कई आदमी हैं। लेकिन अब मुझे कोई परवाह न थी, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था, मेरा दिल जानता था कि वो भी वहाँ मौजूद है और दरवाज़ा खोलते ही उसे देख लूँगा, अपने सीने से लगा लूँगा और चाहे उसे दूसरों के हाथों से छीनना पड़े, मैं एक हाथ से उसे थामे चीखते चिल्लाते मर्दों औरतों के हमलावर हुजूम को तलवार और खंजर के ज़ोर से पीछे धकेलता हुआ निकल जाऊँगा। जो चीज़ मुझे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त मालूम हो रही थी वो मज़ीद तवक्कुफ़ था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे ये मंजर दिखाई दिया। खाली कमरे के बीच में चंद आदमी खड़े बिस्तरों के नीचे बिछाया जाने वाला भूस जला रहे थे और शोलों की रोशनी में जो तमाम कमरे में फैली हुई थी, मैंने फूली फूली दीवारें देखी जिनका पलस्तर फर्श पर बिखरा पड़ा था और एक दीवार से मिली हुई मेज़ रखी थी जिस पर दो नंगी लाशें पड़ी थीं। एक बहुत बड़ी थी, उसका सर ढका हुआ था। दूसरी लाश निस्बतन छोटी थी और दीवार से मिली हुई दराज थी। उसके बदन का काला साया साथ की दीवार पर ऊपर नीचे हो रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ जीने से उतरा और मकान के सामने मेरी दो गोरकनों से मुठभेड़ हो गई। उनमें से एक ने अपनी छोटी सी लालटेन ऊपर उठाकर मेरे चेहरे के करीब कर दी और पूछने लगा कि तुम्हें क्या लेना देना है। दूसरे ने बोझ से चरचराते और चूं चूं करते ठेले को धकेल कर दरवाजे से लगा दिया। मैंने उन्हें परे रखने के लिए खंजर तान लिया और घर लौट गया। वहां पहुंचकर मैंने फौरन तुम दो तेज शराब के 3-4 जाम ऊपर तले पिए और सो लेने के बाद लोरीन की तरफ चल दिया। वापस आकर मैंने उस औरत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने की जितनी भी कोशिशें की, सब नाकाम रहीं। मैं तो उस दुकान पर भी गया जिस पर 2 फरिश्तों का निशान बना हुआ था, मगर जो लोग उसके मालिक थे उन्हें पता नहीं था कि उनसे पहले वो किसके पास थी।